तो बच्चे क्या करते हैं, लॉज लिख दिया, फॉर्मूला लिखना भूल गए, ग्राफ बना देते हैं, पेन से बना देते हैं, आपके 1 मार्क्स चढ़ जाएगा। पहले ये स्ट्रक्चर अपनी आंसर शीट में उतारो, ठीक। मेनली कोचिंग टीचर में फिजिकल प्रॉपर्टीज कोई नहीं पढ़ाता, इन्हें कहानी लिख रहे हो, एसएसटी का पेपर नहीं है, ठीक। जो भी इंटरमीडिएट बनता है उसको हाईलाइट कर दो। सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूँ काफ़ी अच्छे होंगे। अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी या कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करूँगा तो काफ़ी बढ़िया तरीके से कर रहा हूँ, ठीक। बेसिकली आज की वीडियो हम बात करेंगे किस तरह से आपको अपना केमिस्ट्री बोर्ड एग्जाम को लिखना है, किस तरह से आपको अपना पेपर प्रेजेंट करना चाहिए जिससे आप एग्जामिनर के सामने एक अच्छा इंपैक्ट क्रिएट कर सकें। क्योंकि जो आपका एक्सटर्नल टीचर जो आपकी कॉपियाँ चेक करेगा वो आपको नहीं जानता, ठीक है। तो यहाँ पर आपका पेपर प्रेजेंटेशन एक वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है, कि किस तरह से आपने क्वेश्चन को अटेंड किया है, किस तरह से आपने आंसर्स को लिखा है या किस सीक्वेंस में आपने पेपर को प्रेजेंट किया। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है यहाँ पे। तो वीडियो के बीच बीच में आपको लगेगा कि भैया क्या छोटी छोटी बातें बता रहे हो, ये तो हमें ऑलरेडी पता है, कुछ नया बताओ, ठीक है। लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप वीडियो को एंड तक देखना, काफ़ी सारी नई चीज़ें भी आपको पता चलेंगी कि क्या आप गलतियाँ कर देते हैं, क्या छोटी छोटी आप गलतियाँ कर देते हैं जिससे आपके मार्क्स यहाँ पे कट जाते हैं, ठीक है। तो वीडियो के एंड तक बने रहना, ठीक। तो आपके केमिस्ट्री बोर्ड एग्जाम में 5 सेक्शन होंगे, सेक्शन ए बी सी डी ई, ठीक है। तो भैया ये कैसे पता चला कि हमें कौन सा सेक्शन पहले करना चाहिए, ठीक है, या हमें पेपर को किस सीक्वेंस में करना चाहिए, कैसे पता चलेगा? भाई ये तुम्हें खुद ट्राई करके देखना है, ठीक है। अभी तुम्हारा काम होना चाहिए भाई, जैसे आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए, अच्छे खासा आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिया, तो आपका नेक्स्ट मंथ से फरवरी से आपका ये काम होना चाहिए कि भाई मैं मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करूँ, ठीक है, 3-3 घंटे का टाइमर लगा के मैं प्रैक्टिस करूँ। तो वहाँ पर आपको ये चेक करना है कि आप एक बार सीक्वेंस में कीजिए पेपर को, पहले सेक्शन ए कीजिए, सेक्शन बी कीजिए, सेक्शन सी कीजिए, सेक्शन डी कीजिए, सेक्शन ई कीजिए। तो एक बार पेपर को सीक्वेंस में करके देखो, एक बार पेपर को उल्टा करके देखो, ठीक है, पेपर एक बार या रैंडमली करके देखो। तो ये आप फिर उसके बाद चेक करो, एनालिसिस करो कि आपका किस में ज़्यादा आउटपुट निकल कर रहा है, किस में आपका ज़्यादा टाइम मैनेजमेंट हो रहा है, ठीक है, किस सीक्वेंस में करने के बाद आपको ठीक ठाक टाइम मिल जा रहा है कि मैं एक बार पेपर को दोबारा रिवाइज कर लूँ, ठीक है। तो ये काम आपका है, आप यहाँ पे मॉक टेस्ट के द्वारा ये देख सकते हो, ठीक है। और देखो 5 से 6 पेपर जब मॉक टेस्ट दोगे ना तो अपने आप तुम्हें आइडिया हो जाएगा कि आपको किस सीक्वेंस में पेपर को अटेम्प्ट करना चाहिए, कौन सा सेक्शन पहले करना चाहिए, कौन सा सेक्शन नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका काम खुद होना चाहिए कि आप मॉक टेस्ट के देखो, क्योंकि सबकी जो कैपेबिलिटी है वो अलग अलग है, मैं यहाँ पे नहीं बता सकता। तो सबसे पहला काम होना चाहिए भाई, अपनी आंसर शीट में आप दोनों साइड मार्जिन बना लीजिए, ठीक है। जब भी कोई नया क्वेश्चन करने जाओ तो 2 लाइन छोड़ के 1 लाइन छोड़ के करना जाओ, ठीक है। अगर आपके कटाफिटी हो जाती है, ठीक है, तो भाई सिंपल 1 लाइन मार दो, ठीक है, उससे ज़्यादा घुचर मुचर मत करो, ठीक है, सिर्फ 1 लाइन मार दो, ठीक है। और 1 लाइन में कम से कम 7 to 8 वर्ड लिखने की कोशिश करो। तो ये बेसिक बात है, सभी बताते हैं, ठीक है। तो ये आपको ऑलरेडी पता होना चाहिए, मैं ये बताने नहीं आया था यहाँ पे, ठीक है, सबको पता होती है ये बात है, ठीक है। जो मैं बताने आया वो मैं आप यहाँ से स्टार्ट करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो आपके केमिस्ट्री के अंदर 3 सेक्शन होते हैं, ठीक है, तीन ही है ना आपके, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक। तो हम एक एक करके बात करते हैं तीनों के बारे में, ठीक है, क्या क्या आपको गलतियां नहीं करनी है जब भी आप पेपर कंप्लीट करो, ठीक है। तो फिजिकल केमिस्ट्री में आपके 5 से 6 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहले आपका लॉज वाले क्वेश्चन, दूसरा आपके डिफरेंस वाले क्वेश्चन, तीसरा आपके ग्राफ वाले क्वेश्चन केमिकल काइनेटिक्स के, और चौथा आपका रीजनिंग वाले क्वेश्चन और आपका कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। तो यहाँ पे इन क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में क्या क्या गलतियाँ नहीं करनी है, मैं उन चीज़ों पर यहाँ पर बताना चाहूँगा। सबसे पहले सुनो, सबसे पहले हमारा में लॉज वाला क्वेश्चन, लॉज जितने भी आते हैं आपके, राउट्स लॉ, आपका कोलराज लॉ, फ्राडेज लॉस को अटेम्प्ट करने में आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है वो मैं बताने जा रहा हूँ, सुनिए पहले, ठीक है। मैं एक लॉ पढ़ के जा रहा हूँ, जो लॉ पढ़ रहा हूँ राउट्स लॉ का, एनसीईआरटी में जो गिवन है। It is stated that for a solution of volatile liquids, the partial vapor pressure of each component of the solution is directly proportional to its mole fraction present in solution। तो ये जो लॉज लिखा है, डेफिनेशन जो लिखी हुई है ये एनसीईआरटी की है। मैं दूसरी इसी की पढ़ रहा हूँ, इसी लॉ को दूसरी तरीके से पढ़ रहा हूँ। राउट्स लॉ स्टेट दैट पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ अ कंपोनेंट इन अ सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट मोल फ्रैक्शन इन द सॉल्यूशन, ठीक है। तो दोनों बात सेम लिखी है, दोनों बात सेम लिखी हुई है। आप दोनों में से एक भी लिख दोगे तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे, आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। बट मैं यहाँ पे आपके लिए ऐड करना चाहूँगा भाई, जो भी लॉज एनसीईआरटी के अंदर गिवन होते हैं ना, आपको ये कोशिश करनी है कि भाई आप एग्जैक्टली वर्ड टू वर्ड वो लॉज आपने क्वेश्चन आंसर शीट में लिखें, ठीक है। आपको बिल्कुल भी चेंज नहीं करनी। ज़्यादा 5 से 6 लॉज है बस, आपका कोलराज लॉ हो गया, फ्राडेज लॉ हो गया, ठीक है, राउट्स लॉ हो गया, हेनरीज लॉ हो गया, गिनती के 5 से 6 लॉज है। अभी भी एक हफ्ते में 1 लॉ याद करोगे ना, रट्टा मारना है भाई आपको, रट्टा सीक्वेंस में आपको याद करना, एक भी वर्ड आपको चेंज नहीं करना है, ठीक है। मैं आपसे कह रहा हूँ भाई, आप अगर लॉस को वर्ड टू वर्ड जो एनसीईआरटी के गिवन है ना वैसे लिखोगे, काफ़ी ज़्यादा बढ़िया रहेगा, ठीक है। करके देखना भाई, एक हफ्ते में 1 लॉज याद कर लो, काफ़ी 6-7 लॉज अभी तक एग्जाम तक आपको याद हो जाएंगे, आपके टिप्स हो जाएंगे, ठीक है। तो लॉज लिखने के बाद ये याद रखो, एनसीईआरटी में जो लॉ है डिट्टो सेम टू सेम याद करो, रट लो, मैं कह रहा हूँ रट लो, ठीक है, रट लो, ठीक है। दूसरी बात, जब भी लॉ से क्वेश्चन अटेम्प्ट करो तो ऊपर
हेडिंग डाल लो, मैं कौन सा लॉ लिख रहा हूँ, रॉड्स लॉ लिख रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद उसकी स्टेटमेंट लिखो जो भी लॉ है, ठीक है। लॉ लिखने के बाद आपको उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देना है। लॉ लिखने के बाद आपको मैथमेटिकल एक्सप्रेशन या तो फॉर्मूला लिखना है, ठीक है। बच्चे क्या करते हैं, लॉ लिख दिया, फॉर्मूला लिखना भूल गए या उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखना भूल गए, ठीक है। तो रॉड्स लॉ का आपने हेडिंग डालना है, उसके बाद आपको उसका स्टेटमेंट लिखनी, तीसरा आपको उसका फॉर्मूला मेंशन करना है। ये होता है ना P = P0 है जीटा है, ठीक है। फॉर्मूला मेंशन करना है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन मेंशन करना है। यहाँ भी बच्चे गलती करते हैं कि फॉर्मूला लिख दिया, भाई आपको उसको हर एक टर्म को बताना पड़ेगा। लॉज वाले क्वेश्चन में आपको हर एक टर्म का मतलब ही बताना पड़ेगा लिखने वक्त। तो देखो एक्सप्रेशन के सभी टर्म्स के मीनिंग क्लियर करो, ठीक है। जैसे पी क्या है हमारे यहाँ पे, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए। P0 क्या है, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट ए। और जीटा क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए। तो ये आप 3 लाइन में ये लिख देंगे तो काफ़ी बढ़िया रहेगा। लॉज लिखने का, लॉज अटैम्प्ट करने का ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, यहाँ पे करना चाहिए आपको, ठीक है। अगर किसी लॉ में आपका ग्राफ यूज़ हो रहा हो, ठीक है, अगर किसी लॉ में आपका ग्राफ यूज़ हो रहा हो, जैसे आपका बॉयल्स लॉ का ग्राफ होता है, राउट्स लॉ का ग्राफ होता है, ठीक है, कोई भी लॉ है उसके अंदर अगर ग्राफ यूज़ हो तो आपको ग्राफ भी बनाना है, ठीक है। आप ग्राफ बनाओ, ठीक है, ग्राफ बनाना है। दूसरी बात, ग्राफ बना देते हैं, पेन से बना देते हैं, मजे फ्री हैंड से पेन से ग्राफ बना देते हैं। भाई क्या कर रहे हो यार, बोर्ड एग्जाम का पेपर अटेंड कर रहे हो, पेंसिल बनाओ भाई, पेंसिल से ग्राफ बनाना है आपको, पेंसिल से ग्राफ बनाना है, ठीक है। पेंसिल से ही ग्राफ बनाना है, पेंसिल लो, ग्राफ बनाओ बढ़िया से स्केल की सहायता से, और प्रॉपर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को लेवल करो, मेंशन करो एक्स एक्सिस पे क्या है, कंसंट्रेशन है, टाइम है, क्या है, रेट कांस्टेंट है, क्या है। एक्स एक्सिस से वाई एक्सिस को प्रॉपर लेवलिंग करो, ठीक है। ग्राफ का जो स्लोप है उससे स्ट्रेट बनाओ, ठीक है। स्लोप की वैल्यू लिखो, के की वैल्यू कैसे, केमिकल काइनेटिक्स में आप काफ़ी ज़्यादा ग्राफ है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए ना कि भाई के की वैल्यू क्या है, आपका कंसंट्रेशन कहाँ है, टाइम कहाँ है, प्रॉपर लेबलिंग करनी है, ठीक है। ग्राफ का क्वेश्चन अटेम्प्ट करने बाद की बात बताई मैंने आपको, ठीक है। तो क्या मैंने एक्सिस को प्रॉपर लेवल कर दो, ठीक है, ठीक है। और ग्राफ बनाना है सब बॉयल्स लॉ और ये सब, ठीक है। लॉ मैंने भी काफ़ी जगह देखा है, लॉ के वैलिड पॉइंट ही लिखते हैं, अनसेसनड कुछ भी लिख देते हैं, ठीक है। आपको वैलिड पॉइंट लिखना है भाई, ठीक है। जो लॉ गिवन, जो लॉ है बताता है लॉ क्या है, वही आपको लिखना है, ठीक है। तो लॉ वैलिड होने के लिए कंडीशंस भी मेंशन करें, कंडीशन मेंशन जरूरी करना है, ठीक है भाई। जैसे आप राउट्स लॉ को लिखोगे, ठीक है, राउट्स लॉ का लिखो P = P0 जीटा है, तो इसके लिए कंडीशन क्या है भाई, आपका जो सोल्यूशन है वो आइडियल होना चाहिए, यही कंडीशन है। जैसे राउट्स लॉ के लिए सोल्यूशन हमारा आइडियल होना चाहिए, ठीक है। तो ये आप कंडीशन भी मेंशन करेंगे, ठीक है। तो ये जो जितनी बात मैंने बताई लॉ से रिलेटेड बात बताई, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, सबसे पहले मैं रिवाइज कराऊँ लॉ के लिए, सबसे पहले हेडिंग लिखो, सब हेडिंग्स को हाईलाइट कर दो। दूसरा उसके स्टेटमेंट लिखो जो एनसीईआरटी के मैंने अभी भी याद कर सकते हो, अभी भी पूरा 1 महीना बाकी, याद कर लो सेम टू सेम। तीसरा आप फॉर्मूला मेंशन करो। फोर्थ बात, आप उस फॉर्मूले के हर एक टर्म का मतलब बताओ क्या है। 5 अगर ग्राफ का यूज़ हो तो ग्राफ बनाओ, पेंसिल से बनाओ, और प्रॉपर ग्राफ की लेबलिंग करो, एक्स क्या है, वाई क्या है, स्लोप कहाँ जा रहा है, जो भी है सही से मेंशन करो, ठीक है। वैलिड पॉइंट लिख दो, ठीक है। राउट्स लॉ लिखा तो उसका वैलिड पॉइंट क्या है भैया, कंडीशन क्या है कि जो हमारा सोल्यूशन है वो आइडियल होना चाहिए, क्योंकि नॉन आइडियल सोल्यूशन में राउट्स लॉ वैलिड नहीं होता, आपको पता ही है, ठीक है। फोर्थ एग्जाम्पल ही मेंशन कर सकते हो, ठीक है। चलो ठीक, तो यहाँ तक मैंने आपको लॉज लिखने का जो पीछे को बताया वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी हम ऐसे ही बहुत डिटेल में बात करेंगे हर टॉपिक की, ठीक है। वीडियो को स्पीड बढ़ा लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारा दूसरा टाइप का क्वेश्चन है डिफरेंस वाले क्वेश्चन। आपने काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन देखे होंगे, डिफरेंस बिटवीन आइडियल एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन, डिफरेंस बिटवीन गैल्वेनिक सेल एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, गिवन आप वो लैंथेनॉइड्स एंड एस्टेनॉइड्स, ऐसे डिफरेंस वाले क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं, ठीक है। मैं हर टाइप क्वेश्चन के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है। भले वीडियो लंबी बन जाए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखो डिफरेंस वाले क्वेश्चन को करने के लिए आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, किन क्या गलतियां नहीं करनी है। सबसे पहले डिफरेंस वाले क्वेश्चन हमेशा टेबल के फॉर्म में करना है, ठीक है। बच्चे क्या करते हैं, टेबल के फॉर्म में नहीं करते। यहाँ लिखा आइडियल सोल्यूशन, उसको 4.5 पॉइंट लिख दिए, फिर नॉन आइडियल सोल्यूशन 4.5 पॉइंट लिख दिए, ठीक है। आपके 1 मार्क्स कट जाएगा। अगर आप टेबल नहीं बनाते हैं डिफरेंस वाले क्वेश्चन में तो आपका 1 मार्क्स कटता है, ठीक है। मेरे साइंस के एग्जाम में ऐसे ही हुआ था, मेरे टीचर ने मेरा 1 मार्क्स काटा था, इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको। डिफरेंस वाले क्वेश्चन ऑलवेज बी इन टेबल में करें, टेबल बना के करें, ठीक है। टेबल बनानी है, उधर आइडियल सोल्यूशन, इधर नॉन आइडियल सोल्यूशन, और ऊपर जो हेडिंग यहाँ पे लिखा है आइडियल सोल्यूशन और नॉन आइडियल सोल्यूशन, दोनों को भाई हाईलाइट जरूर कर दो, हाईलाइट जरूर करना है, ठीक है। दूसरी बात याद रखना भाई, दोनों आंसर आपको अच्छा सा आता है, क्योंकि आप देखो आइडियल सोल्यूशन में 5 पॉइंट लिखा है, तो आपका नॉन आइडियल सोल्यूशन में भी 5 पॉइंट लिखना है, ठीक है। आपको बराबर पॉइंट लिखना है, ठीक है। ये नहीं इधर 6 पॉइंट लिख रहे हो तो 5 पॉइंट लिख रहे हो, इधर 4 लिख रहे हो तो 3 लिख रहे हो, नहीं, उधर 5 लिख रहे हो आइडियल में तो आपको 6, नॉन आइडियल में भी आपको 6 पॉइंट लिखने हैं, 5 पॉइंट लिखना है, सॉरी, ठीक है। बराबर पॉइंट्स लिखना है, मैं बताना चाहता हूँ आपके, ठीक है। तो क्या मैं बोला, हेडिंग को हाईलाइट कर दो, आंसर को टेबल की फॉर्मेशन में करो और इक्वल पॉइंट्स लिखो, ठीक है। डायग्राम है किसी आइडियल सोल्यूशन में, जैसे हमारा आइडियल सोल्यूशन और नॉन आइडियल सोल्यूशन में क्या आता है, डायग्राम आता है, उसका ग्राफ आता है, ठीक है। तो ग्राफ भी बनाना है, क्या बनाना है, ग्राफ भी बनाना है, एग्जाम्पल भी लिखना है, ठीक है। बच्चे छोड़ देते हैं, डिफरेंस लिख दिया भूल गए, भाई ग्राफ बनाओ, डायग्राम बनाओ और आपका
एग्जाम्पल लिखो, ठीक है। तो ग्राफ लिखो, ग्राफ डायग्राम ऐड करो और मार्क्स के अकॉर्डिंग आंसर लिखो। जैसे डिफरेंस वाला क्वेश्चन 3 मार्क्स में आ गया ये वाला, ठीक है। तो आपको कोशिश करनी है 3 मार्क्स क्वेश्चन के लिए 3 से 4 पॉइंट वैलिड पॉइंट्स लिखो, जो उसके नेसेसरी कंडीशन है, डेल्टा एच क्या है, डेल्टा जी क्या है, हर प्रॉपर कंडीशन मेंशन, ठीक है। तो 3 मार्क्स के लिए आपको 3 से 4 पॉइंट्स लिखने हैं और 5 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए अगर 5 से 6 पॉइंट्स में आपको उस टेबल वाले क्वेश्चन को खत्म करना है, डिफरेंस वाले क्वेश्चन को खत्म करना है, ठीक है। प्रॉपर स्पेसिंग, भाई जब भी कोई नया पॉइंट स्टार्ट कर रहे हो, नया पॉइंट स्टार्ट हो तो एक लाइन की स्पेसिंग जोड़ देनी है, ठीक है। इस बात को भी ध्यान रखना, ये नहीं कि आप पैराग्राफ के फॉर्म में लिख रहे हो, भाई डिफरेंस वाले क्वेश्चन कभी पैराग्राफ फॉर्म में नहीं लिखते, ठीक है, पॉइंट्स में लिखते हैं, ठीक है। तो प्रॉपर स्पेसिंग करके लिखें, 5 से 6 वैलिड पॉइंट लिखेंगे। अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 3 से 4 वैलिड पॉइंट्स लिखें भाई, ठीक है। ये नहीं कहानी लिख रहे हो, SST का पेपर नहीं है, ठीक है। तो कहानी नहीं लिखनी है, वैलिड पॉइंट्स लिखने हैं, ठीक है। तो डिफरेंस वाले क्वेश्चन को इन बातों का आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगर हम आगे बढ़ते हैं तो हमारा तीसरा टाइप का क्वेश्चन है न्यूमेरिकल्स, ठीक है, क्योंकि फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, ठीक है। न्यूमेरिकल करने के 5 स्टेप होते हैं आपका। क्वेश्चन में गिवन क्या है, फॉर्मूला क्या है, तीसरा कैलकुलेशन करो, चौथी यूनिट का ध्यान रखो, आंसर को हाईलाइट बॉक्स में बंद करो। मैं एग्जांपल समझा देता हूँ आपको। आपका नेक्स्ट इक्वेशन में क्वेश्चन आ गया, ठीक है। आपको ई सेल की वैल्यू निकालनी है, इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, EMF वैल्यू निकालनी है। तो आप क्या करो, सबसे पहले गिवन लिखो। क्वेश्चन में गिवन क्या है, ठीक है, गिवन, फॉर्मूला, ठीक है, इनके मार्क्स होते हैं 1 मार्क्स। याद रखना, बता रहा हूँ, आंसर नहीं आता आपको न्यूमेरिकल रखना, कोई दिक्कत नहीं। गिवन क्या है, क्वेश्चन में देखिए गिवन लिखना सबको आता है, ठीक है। और फॉर्मूला क्या है वो भी आपको याद होना चाहिए एटलीस्ट। तो आपको 1 मार्क्स मिलेगा, कोई भी आपका 1 मार्क्स नहीं काटेगा यहाँ पे, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना है कि ये मार्क्स होते हैं, ठीक है। तो पहले गिवन लिखो, गिवन क्या है, जैसे आपका एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, कैथोड पे रिडक्शन होता है, ठीक है। फिर उसके बाद फॉर्मूला लिखो। फॉर्मूला क्या है, ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.05 अपॉन में लॉग बेस्ट एंड प्रोडक्ट अपॉन में रिएक्टेंट। ये आपका फॉर्मूला है, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक। उसके बाद कैलकुलेशन करो। कैलकुलेशन आपको आसान है, कैलकुलेशन फॉर्मूला में पुट करना है, आपको ऑक्सीडेशन चार्ज निकालना है, सही से निकालना है, कैलकुलेशन को बढ़िया तरीके से करना है। लास्ट में आप आंसर जब लिखने जाओ तो आंसर के साथ आपको यूनिट का ध्यान रखना है, क्योंकि अगर आपने पूरा क्वेश्चन सही कर दिया है और आपने यूनिट में गलती कर दी है तो आपका आधा मार्क्स कटता है। बता रहा हूँ, सब देखा हुआ है मैंने, आधा मार्क्स कटता है भाई, हमें बहुत आइडिया है इस चीज़ का, ठीक है। आधा मार्क्स कटेगा आपका यूनिट का। अगर आपने यूनिट ढंग से नहीं लगाई, वोल्ट नहीं लगाया ना, आपका EMF की वैल्यू वोल्ट आता है, वोल्ट लगाना भूल गए, आधा मार्क्स कट जाएगा आपका, ठीक। और ये पूरा करने के बाद, गिवन लिखने के बाद, फॉर्मूला लगाने के बाद, कैलकुलेशन करने के बाद, आंसर लिखने के बाद, आंसर को बॉक्स में जरूर बंद कर दो भैया, दिखना चाहिए ना आंसर आपने लिखा है, ठीक। तो आंसर को बॉक्स में जरूर बंद कर दो और उसे यूनिट का ध्यान रखो, ठीक है। तो ये आपका न्यूमेरिकल वाले पोर्शंस के लिए होता है। आपका इन 5 कंडीशन पे आपको फुल 3 मार्क्स मिल जाएंगे। न्यूमेरिकल अगर 3 मार्क्स आए तो 3 मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। गिवन और फॉर्मूला लिखने के 1 मार्क्स है। कैलकुलेशन में थोड़ी सी गलती हो गई तो आधा मार्क्स मिलेगा, करना है, टाइम जरूर करना है, ठीक है। और यूनिट का ध्यान रखना, भाई आधा मार्क्स कट सकता है अगर यूनिट का आपने ध्यान नहीं रखा तो। और आंसर को बॉक्स में बंद कर दो या तो हाईलाइट कर दो, इससे पता चलेंगे ये हमारा आंसर है, ठीक है। अच्छा लगता है पेपर देखने में, ठीक है। तो हमारा अगला टाइप का क्वेश्चन है ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। तो ये मैंने पहले भी बता दिया, मैं दोबारा से बता देता हूँ कि केमिकल काइनेटिक्स के अंदर और सॉल्यूशन के अंदर काफ़ी ज़्यादा ग्राफ्स है आपके। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट का ग्राफ भी याद रखना। CH3COOH आपका एथेनोइक एसिड वाला और पोटेशियम क्लोराइड KCl वाला ग्राफ आता है इंपॉर्टेंट, और वीक इलेक्ट्रोलाइट और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में आपका पॉजिटिव डिविजन, नेगेटिव डिविजन ग्राफ आता है। केमिकल काइनेटिक्स में तो भतेरे पड़े ग्राफ। तो ग्राफ वाले क्वेश्चन को करने वाले मैंने पहले ही बता दिया आपको, जब मैं ये वाला है लॉस यानी बता रहा था, मैंने वहाँ पर डिस्कस किया था, मैं आपको दोबारा बता देता हूँ एक बार। ग्राफ वाले क्वेश्चन पेंसिल से करने हैं, ये नहीं जल्दबाजी में आपने पेन से कर दिया, ठीक है, फ्री हैंड से बना दी, नहीं, पेंसिल से, स्केल से, प्रॉपर स्लोप बनाएं, ठीक है। प्रॉपर एक्सेस वाई एक्सेस को मेंशन करिए, क्या है, कॉन्सेंट्रेशन है, टाइम है, किसके ग्राफ बना रहे हो, रेट का बना रहे हो, टाइम का बना रहे हो, किसके बीच का ग्राफ बना रहे हो, तो ये प्रॉपर आपको मेंशन करना है, प्रॉपर लेबलिंग करनी है, वो भी पेंसिल से। और स्लोप की वैल्यू आपने के की वैल्यू क्या है, यहाँ पे के जो भी स्लोप आपका फर्स्ट ऑर्डर में निकलता है, 0 ऑर्डर में निकलता है, सेकंड ऑर्डर में निकलता है, आपको अच्छे से यहाँ पे मेंशन करना है, ठीक है। और भाई पेंसिल से बनाना है यार प्लीज़, ठीक है। HB की पेंसिल खरीदो, नटराज की पेंसिल खरीदो, कोई पेंसिल खरीदो, लेकिन ग्राफ को पेंसिल से बनाना है, ठीक है। कोई भी डायग्राम बना रहे हो ना, या तो याद रखो पेंसिल से बनाना है, ठीक है। तो ये मैंने बता दिया, एक्सेस वाई एक्सेस को प्रॉपर नेमिंग करो, टाइम, कंसंट्रेशन, रेट कांस्टेंट, प्रॉपर लेवलिंग करो, स्लोप लिखें और यूनिट का ध्यान रखें और पेंसिल से बनाओ। तो ये ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन के लिए आपको इंपॉर्टेंट बातें याद रखें, पेपर अच्छा लगेगा देखने में, ठीक है। अब याद करना चलो, तो ये छोटी छोटी गलतियाँ मत करना। अगला देखो, थ्योरी विद एग्जाम्पल, जैसे आपका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, एप्लीकेशन ऑफ राउट्स लॉ है, ठीक है। तो थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन में आप अपने वर्ड में लिख सकते हो आंसर, कोई दिक्कत नहीं है। कोशिश करना एक लाइन में जब आंसर लिख रहे हो तो 7 to 8 वर्ड ऐड करना, उसका ऐड मत करना, गच्चर मच्छर मत कर देना भाई, बीच में बहुत स्पेसिंग, थोड़ा स्पेस देके करना, ठीक है। यहाँ पे अपने आंसर लिख सकते हो, यहाँ पे थोड़ा सा अपने अंदाज में आंसर लिखना चाहो वर्ड चेंज करके तो लिख सकते हो, ठीक। तो इनमें कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। थ्योरी विद एग्जाम्पल 7 to 8 वर्ड्स का गैप रखना, 7 to 8 वर्ड्स लिखना एक लाइन में, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं, वाई एक्वाटिक एनिमल्स आर मोर कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर, होगा ना यहाँ पे, ठीक है। तो आपका ये वाला क्वेश्चन कहाँ पे होता है, जैसे आपने सोलिबिलिटी के लॉ वो पढ़े हैं, एप्लीकेशन पढ़े हैं, तो ये वाले क्वेश्चन बहुत है, जैसे आपका कार्बन डाइऑक्साइड वाला, आपका कौन सा वाला है वो, स्कूबा ड्राइवर वाले। तो ऐसे एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन या कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन या रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा आते हैं। तो यहाँ पर भी आपको
किन किन बातों को ध्यान रखना है मैं बताता हूँ। सबसे पहले आप यहाँ पे अपने वर्ड में लिख सकते हो आंसर, ठीक है। आपको बेसिकली आंसर पता होना चाहिए ना यहाँ पे, ठीक है। तो आप अपने वर्ड में लिख सकते हो, ठीक है। जो भी आंसर का जो इंपॉर्टेंट पार्ट है उसको अंडरलाइन कर देना भाई, अंडरलाइन कर देना, क्योंकि आपको पता नहीं है कि टीचर जब चेक करे तो उसकी नज़र बस उसी आंसर पे जानी चाहिए, उसी हेडिंग पे जानी चाहिए, उसी जो मैंने लाइन मारी उस पर आंसर जाना चाहिए, ठीक है। ये नहीं उधर उधर देख रहा है, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन में आप कहना, क्योंकि आपने अपने वर्ड में लिखोगे थोड़ा गंदा संदा लिख दोगे, आपको पता है, ठीक है। आपको इंग्लिश अगर नहीं आती मेरी तरह, मेरे को तो नहीं आती थी इंग्लिश, ठीक है। तो मैं यही करता था, हेडिंग लगाया था कि अब ये इसका बेसिक आंसर है, आप देख लो, ठीक है। अगर आप रट सकते हो आंसर, अगर आप रट सकते हो, आप पढ़ के जा रहे हो तो आप भाई बिल्कुल एनसीईआरटी की लैंग्वेज में लिख दें, या आप कोई भी रेफरेंस बुक की लैंग्वेज में लिख सकते हो, ठीक है। पहले यहाँ पे आप अपने वर्ड में लिख सकते हो, मैं ये कहना चाहता हूँ। और उस आंसर को जो मेन आंसर है उसको आप हाईलाइट कर देना, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। तो ये हमारी फिजिकल केमिस्ट्री रिलेटेड चीज़ें बात हो गई कि किन किन बातों आपको ध्यान रखना है। पहले वीडियो को दोबारा एक बार देख लो फिजिकल केमिस्ट्री के लिए, ठीक है। अब हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे, फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला पोर्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उस पर बने रहना, तो उस पर ज़्यादा बना लेना आप लोग, ठीक है। तो चलिए, आपको अगर ये लिखना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। ले तो अब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में बात करें कि आप जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्वेश्चन अटेंड करो तो किन किन बातों का आपको ध्यान रखें, जब क्वेश्चन अटेम्प्ट करो तो किन किन बातों का ध्यान रखना, क्या क्या गलतियां आपको नहीं करनी है, ठीक है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आपके 6 से 7 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। उन 6 से 7 टाइप के क्वेश्चन को आपको किस तरह से अटेम्प्ट करना है, किन किन बातों का ध्यान रखना है, वही बताया जा रहा है, तो ध्यान से सुनो, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपका सबसे पहला आपका क्वेश्चन यही आता है, नोमेनक्लेचर, मतलब IUPAC नेमिंग करो, ठीक है। तो आपको IUPAC नेमिंग करने के बाद किन किन बातों को ध्यान रखना है, पहले ध्यान से सुनो। एग्जाम्पल से समझाऊंगा, जैसे आपका स्ट्रक्चर आ गया ये वाला, ठीक है। इसकी आपको नेमिंग करनी है, ठीक है। ठीक है। तो बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ इसका नाम लिख के आ जाते हैं। क्या करते हैं, इसका नाम लिख के आ जाते हैं, भाई ये है, ये क्वेश्चन नंबर, इसका नाम लिख दो, ठीक है। तो इसका नाम क्या है, 2 क्लोरो 1 2 3 4 5 है, 2 क्लोरो पेंटिन बन जाएगा इसका नाम, ठीक है। तो बच्चे यार 2 क्लोरो पेंटिन लिख देंगे, ठीक है। बट आप मेरे स्टूडेंट्स हो तो भाई ध्यान करो, मैं बता रहा हूँ करो। सब पहले ये स्ट्रक्चर अपनी आंसर शीट में उतारो, ठीक है। सबसे पहले जो स्ट्रक्चर दे रखा है क्वेश्चन में, इसको अपने आंसर शीट में उतारो। उस दूसरे स्टेप में आपको इसकी प्रॉपर नंबरिंग करके दिखानी है, भले 1 मार्क्स का क्वेश्चन हो, 2 मार्क्स का क्वेश्चन हो, जितने मार्क्स का क्वेश्चन हो, ये स्टेप में आपको करना है, ठीक है। हमें पूरे फुल मार्क्स लाने, ठीक है। देखो क्या करो भाई, नंबरिंग किस साइड से करो, इस साइड से करो, क्योंकि यहाँ पे ब्रांच पास पड़ रही है और यहाँ पे तुम्हारा हेलोजन लगा हुआ है, ठीक है। 1 2 3 4 5, ठीक है। तो 2 पे क्या है, 2 क्लोरो, ठीक है। और 5 के लिए पेंट, ठीक है। सारे सिंगल बॉन्ड है तो पेंटीन, ठीक है, ठीक है। तो पहले स्टेप में क्या करोगे भाई, आप स्ट्रक्चर बनाओगे अपनी नोट आंसर वो अपने आंसर शीट में। दूसरा उसको नंबरिंग करोगे, किधर से तुम ले रहे हो भाई, किधर से काउंटिंग कर रहे हो अपने कार्बन चेन की, तो इधर से नंबरिंग कर रहे हो, ठीक है। तो आपको नंबरिंग करके दिखाना। तीसरा आपको आपका आंसर लिखना है, ठीक है। तो ये 3 स्टेप में आपको करना है। चौथा, आपको इसको बॉक्स में भी बंद कर सकते हो, ठीक है। नहीं तो इसको ब्लैक पेन से आप इसको हाईलाइट कर सकते हो, ठीक है। ब्लैक ब्लू पेन सबके पास होता है, ठीक है। आप इसको में बहुत यूज़ करते हो, ठीक है। तो ब्लैक पेन से आप इसको हाईलाइट कर सकते हो, नहीं तो इसको बॉक्स में बंद करते हो, सिंपल, ठीक है। लेकिन आपको स्ट्रक्चर बनाना, ये नहीं सिर्फ नाम लिख के आ जाए, ठीक है। आपको पता है, अच्छी बात है, लेकिन ऐसे करोगे तो काफ़ी अच्छा चीज़ रहेगी, काफ़ी अच्छी बात रहेगी, ठीक है। अच्छा इंपैक्ट पड़ता है, ठीक है, ठीक है। तो यही बता, मैंने प्रॉपर नंबरिंग करना है, बॉक्स में बंद करना है, पेंसिल से ड्रॉ करना है, ठीक है। स्ट्रक्चर पेंसिल से ड्रॉ कर सकते हो, पेन से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पेंसिल से कर लेना, ठीक है, काफ़ी अच्छा रहेगा, ठीक है। मैं तो आपको यहाँ तक कह रहा हूँ, जो भी आपके क्वेश्चन पेपर में जो डायग्राम्स बने वो आपको बनानी चाहिए अपने आंसर शीट के अंदर, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है, ठीक है। आपका कोई ग्राफ बना है तो आपने आंसर शीट में बनाओ, बायोलॉजी का पेपर अटेम्प्ट कर रहे हो तो डायग्राम बना हुआ है तो डायग्राम, हार्ट का डायग्राम बना है तो हार्ट का बनाओ, ठीक है। फिजिक्स का कोई बॉक्स वाला बना हुआ है या आपका मैग्नेटिक लूप बना हुआ है तो उसका डायग्राम भी आपको मेंशन करना है, ठीक है। आप कोई भी पेपर अटेम्प्ट कर रहे हो ना, अगर क्वेश्चन पेपर में कोई भी डायग्राम गिवन है तो आपको उसको अपने आंसर शीट में बनाना चाहिए, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट टिप दे रहा हूँ मैं आपको, ठीक। तो स्ट्रक्चर पेंसिल से बना लो। अगला देखो, मैकेनिज्म बेस्ड क्वेश्चन, डायरेक्ट एसिड कैटालिसिस मैकेनिज्म, हैलोजिनेशन मैकेनिज्म, SN1 मैकेनिज्म, डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे मैकेनिज्म के। मैकेनिज्म में फुल मार्क्स कैसे करने हैं, कैसे बता रहा हूँ, सुनो, कैसे आपको अपने मैकेनिज्म में क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, सुनो ध्यान से, ठीक है। तो मैकेनिज्म में क्या करते हैं बच्चे, सिंपल आपका मैकेनिज्म आया SN1 का, सीधा मैकेनिज्म लिख दी भाई, रिएक्शन ये है, 3 स्टेप में मैंने मैकेनिज्म कर दिया। नहीं, ऐसे नहीं करते भाई, मैकेनिज्म करने का प्रॉपर तरीका क्या है वो बता रहा हूँ, सुनो, ठीक है। जैसे आपका मैकेनिज्म, सबसे पहले आपको ऑल स्टेप मेंशन करने हैं। आप हेलोजिनेशन वाला ले लो, एल्केन वाली प्रॉपर्टी है आपका हेलोजिनेशन, में आपको क्या होता है, 3 स्टेप होते हैं, चेन इनिशिएशन, चेन प्रोपगेशन और चेन टर्मिनेशन। आपको स्टेप मेंशन करने हैं। चलो आपके लिए मैं 12th वाला लेता हूँ, SN1 ले लेता हूँ, SN1 मैकेनिज्म आप, ये सबसे इंपॉर्टेंट है आपको हेलोलिकेन में। SN मैकेनिज्म सबसे पहले क्या होता है भाई वहाँ पे बताओ, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटायन, आपको पहला स्टेप मेंशन करना पड़ेगा, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटायन, उसके बाद आपको उसके रिएक्शन लिखनी पड़ेगी। दूसरा स्टेप क्या होता है हमारा बताओ, न्यूक्लियोफिलिक अटैक, न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, ठीक है, तो ये आपको लिखना पड़ेगा। तीसरी बात आपका प्रोडक्ट फॉर्मेशन, ठीक है। ये 3 आप स्टेप मेंशन करेंगे, उसके बाद आप रिएक्शंस को लिखेंगे, बात का ध्यान रखना। दूसरी बात, ये मैकेनिज्म लिखने से पहले उसकी रिएक्शन भी लिख दो, जैसे ये वाली रिएक्शन है ना आपकी SN1 की, RX + H2O ROH और X, इसको आप मेंशन कर दो और अच्छा रहेगा। मैकेनिज्म को स्टेप वाइज में लिख देना। तीसरी बात,
जो भी इंटरमीडिएट बनता है, या क्या क्या जो भी इंटरमीडिएट बनता है उसको हाईलाइट कर दो। ठीक है, आपको पता है SN1 में क्या बनता है आपका, कार्बोकटाइन एक इंटरमीडिएट है, तो आपको क्या करना है भाई, उसको हाईलाइट कर देना है। काले पेन से बना लेना, उसको ब्लैक पेन से बना लेना, नहीं तो आप क्या करना, उसको हाईलाइट कर देना। ठीक है, इंटरमीडिएट आपको अलग से दिखना चाहिए एग्जामिनर को। ठीक है, तो इंटरमीडिएट को हाईलाइट करना, जैसे आपका एल्डिहाइड में आपका रोजनमुंड रिएक्शन है, तो वहाँ पे रोजनमुंड है नहीं, स्टीफन की बात कर रहा हूँ, आरसीएन वाला। ठीक है, स्टीफन में आपका क्या इमीन बनती है, आपको पता है RCH डबल बॉन्ड NH2, तो वहाँ पे आप उसको हाईलाइट करने काफ़ी अच्छी चीज़ रहेगी। तो आपको क्या करना है भाई, इंटरमीडिएट को हाईलाइट करना है। कार्बोकटाइन बनना है तो कार्बोकटाइन को हाईलाइट कर दो। SN2 में क्या आपका ट्रांजिशन स्टेट बनता है, तो उसको भी अलग से मेंशन कर दो। आपको इंटरमीडिएट का हाईलाइट करना है, याद रखना। तो मैकेनिज्म क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले सारे स्टेप मेंशन करो, दूसरा रिएक्शंस लिखो। ठीक है, क्योंकि स्टेप लिखना है तो स्टेप्स के नाम भी लिखने हैं आपको। और तीसरी बात, आपको भाई क्या करना है, इंटरमीडिएट को हाईलाइट करना है। कोई भी अगर कोई बना रहे हो डायग्राम पेंसिल से बना सकते हो, वरना पेन से बना सकते हो। कैटलिस्ट जरूर मेंशन कर दो भाई, कैटलिस्ट कौन सी है, क्योंकि कभी कभी दो नाम की अलग ही चलती है, दो रिएक्शन चल जाती है। हाईलाइट कर दो कौन सी मैकेनिज्म से होगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मैं हाईलाइट को मैकेनिज्म कौन सी बताता हूँ। देखो, जैसे आपका हेलोजिनेशन वाला है ना, तो ये आपका फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सबको पता है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। ठीक है, तो आपको लास्ट में ये पूरा मैकेनिज्म करने के बाद लास्ट में आपको लिखना है किस टाइप की मैकेनिज्म है, तो आप लिखेंगे फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म। आपका SN1 आ जाए तो बताओ क्या लिखा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये आप अलग से नीचे मेंशन कर दोगे, काफ़ी अच्छी चीज़ रहेगी। आपको ज़्यादा मतलब पूरा एकदम प्रॉपर मैनर में रहेगा, आपका एक आधा मार्क्स भी एग्जामिनर या चेकर नहीं काट सकता भाई। ठीक है, तो ये हमारी मैकेनिज्म से रिलेटेड चीज़ें होंगी। तीसरी बात तो बढ़ रहे हैं नेम रिएक्शन। तीसरी बात हमारी नेम रिएक्शन। तीसरी बात हमारी नेम रिएक्शन। नेम रिएक्शन बच्चे क्या करें, नेम रिएक्शन डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे। रोजनमुंड रिएक्शन लिखो, रायमंड टाइमंड रिएक्शन लिखो, होफमान ब्रोमाइड रिएक्शन लिख दो। नेम रिएक्शन क्वेश्चन डायरेक्ट है। बच्चे क्या करते हैं, नेम रिएक्शन स्ट्रक्चर बना दिया, हो गया नेम रिएक्शन। भाई क्या कर रहा है, ऐसे करते हैं टेम पेपर, नहीं। नेम रिएक्शन लिखने का तरीका, प्रॉपर नेम रिएक्शन की डेफिनेशन लिखो। सबसे पहले नेम रिएक्शन किस लिखो, उसको हाईलाइट करो बॉक्स में अंडरलाइन करके। उसके बाद उसकी स्टेटमेंट लिखो, स्टेटमेंट लिखो भाई, वो रिएक्शन क्या कहती है उसकी स्टेटमेंट लिख दो। तीसरे स्टेप में आपको उसकी रिएक्शन लिखनी है। तीसरी में आपको उसकी रिएक्शन लिखनी है। ठीक है, नेम रिएक्शन में क्या है, प्रॉपर डेफिनेशन लिखो, इंटरमीडिएट हाईलाइट करो। बिल्कुल, अगर कोई इंटरमीडिएट बन रहा है, ठीक है, तो और लग रहा है आपको उसको हाईलाइट करना चाहिए, तो उसको हाईलाइट करो। इंटरमीडिएट आपका बनता है ना, जैसे आपको उसमें बनता है आपका इटार्ड रिएक्शन में आपका इंटरमीडिएट बनता है, आपका क्रोमिल क्लोराइड बनता है। ठीक है, तो उसको आप बनाओ। ठीक है, उसको हाईलाइट कर दो। तीसरी बात आपको ध्यान रखना है नेम रिएक्शन लिखने के बाद, कि आप अगर कोई भी रिएक्शन मैकेनिज्म की कोई भी नेमी रिएक्शन की रिएक्शन मैकेनिज्म आपको NCERT के अंदर गिवन है। जैसे मैं आपको बताता हूँ ना, आपका गेवरेल सिंथेसिस है, गेवरेल थैलेमाइड सिंथेसिस। ठीक है, तो ये वाली जो रिएक्शन है उसकी मैकेनिज्म भी NCERT के अंदर गिवन है। और मान लो वही क्वेश्चन आ जाए आपका गेवरेल थैलेमाइड सिंथेसिस की नेमी रिएक्शन लिख दो, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले गेवरेल थैलेमाइड रिएक्शन की वो लिखना है आपको हेडिंग। दूसरे में उसकी स्टेटमेंट लिखनी है। तीसरे में आपको उसकी रिएक्शन करके दिखानी है। कोई इंटरमीडिएट है तो उसको हाईलाइट जरूर करना है। पाँचवें में आपको रिएक्शन मैकेनिज्म लिखनी पड़ेगी भाई, क्योंकि NCERT के अंदर गिवन है। इतना करेगा ना, आधा मार्क्स भी नहीं काटेगा कोई टीचर तेरा। करके देख एक बार, ठीक है, करके देखना भाई। आपको बहन वीडियो देख रहे हो भाई, करके देखना आप भी। ठीक है, तो इन बातों को भाई ध्यान रखना नेम रिएक्शन करने के बाद। ठीक है, कन्वर्जन सर दर्द बना हुआ है, उसके लिए आप बताएंगे क्या करना है। कन्वर्जन और क्वेश्चन को किस तरह से अटेम्प्ट करना है, याद रखना। कन्वर्जन में 5 स्टेप होते हैं। स्टार्टिंग कंपाउंड क्या है, टारगेट कंपाउंड क्या है, रिएजेंट कौन सा यूज हो रहा है, रिएक्शन क्या है और कंडीशंस क्या है। लाइक आपका क्वेश्चन आ गया एथेनॉल टू एसिटिल्डिहाइड। ठीक है, एथेनॉल टू C2H5OH से आपको बनाना है एसिटिल्डिहाइड CH3COOH। ठीक है, ये बनाना है आपको। तो भाई क्या करोगे, सबसे पहले आपका ये क्या है, स्टार्टिंग कंपाउंड है, ये क्या आपका टारगेट कंपाउंड है, ये लिखोगे। रिएजेंट मेंशन करोगे PCC और CrO3, रिएजेंट मेंशन करोगे यहाँ पे, और रिएक्शन की कंडीशंस लिख दोगे। ठीक है, रिएक्शन होनी क्या मतलब, रिएक्शन होगी नहीं होगी तो आप लिख दो यस रिएक्शन नहीं कंडीशन, रिएक्शन की कोई कंडीशन होगी ना लिख देना आप। ठीक है, मान लो आपको कन्वर्जन का क्वेश्चन अभी तक सॉल्व करना नहीं आया, भाई करो, प्रैक्टिस करो, आना चाहिए। मान लो नहीं आता, 3 मार्क्स का क्वेश्चन हो गया है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ गया है, ये 3 क्वेश्चन आएंगे 1 मार्क्स में, तो आप मान लो कैसे मैं मार्क्स करूँ भाई, मेरे को कन्वर्जन क्वेश्चन बिल्कुल नहीं बनते। आधा मार्क्स दिलवा रहा हूँ, देखो कैसे। एथेनॉल बनाना आता है, बनाओ। एसिटिल्डिहाइड बनाना आता है, बनाओ। बना दिया, इतना बना दो भाई। ठीक है, 1 मार्क्स में से आधा मार्क्स मिलेगा। 3 नंबर का क्वेश्चन आता है तो आधा मार्क्स मिलेगा। इतना लिखोगे, आधा मार्क्स मिलेगा। छोड़ के मत आना, मेरी बात मान लो। जिस दिन रिजल्ट आएगा, रिजल्ट मैं कैसे बता सकता हूँ। ठीक है, तो भाई एक बार करके देखना, आधा मार्क्स मिलता है, छोड़ के नहीं आना। इतना लिखोगे,
मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, मैंने 50 क्वेश्चन आपको कन्वर्जन के प्रैक्टिस करने दिए थे, उनको भाई प्रैक्टिस करके देखो एक बार, ठीक है। उन्हीं 50 क्वेश्चन तो करो, आपको अपना आइडिया लग जाएगा। मैंने पहले बताया कन्वर्जन क्वेश्चन को अगर आपको करने हैं, टिप्स प्लान है, तो आपको सारी रिएक्शंस याद होनी चाहिए, तभी आप कन्वर्जन क्वेश्चन कर सकते हो, वरना नहीं कर पाओगे, ठीक। इस बात का ध्यान रखना। और कन्वर्जन क्वेश्चन जिससे बिल्कुल नहीं बन रहा भाई, एंड टाइम पे देख रहा है कोई वीडियो हमारी, तो देखो इतना लिख दोगे आपको आधा मार्क्स मिल जाएगा, छोड़ के मत आइए भाई मेरे, ठीक है। आगे बढ़। टेस्ट केमिकल टेस्ट, बच्चे डरते रहते हैं केमिकल टेस्ट में। गिनती के टेस्ट है भाई, फेलिंग टेस्ट, टॉलेंट टेस्ट, लोकास टेस्ट, आयोडोफेम टेस्ट, ब्रोमा टेस्ट है, ब्रोमाइड टेस्ट है, ठीक है। गिनती का टेस्ट है। टेस्ट से क्वेश्चन को किस बात का ध्यान रखना, मेनली आपका लोकास टेस्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, वो ज़्यादा आता है। तो टेस्ट से क्वेश्चन करने वक्त आपको किन किन बातों का ध्यान रखना, सुनो। नेम ऑफ द टेस्ट, रिएजेंट लिखो, प्रोसीजर लिखो, क्या प्रोसीजर है, मेंशन को, ऑब्जर्वेशन मेंशन करो, और कंक्लूजन दो। मैं एग्जांपल समझा रहा हूँ, ऐसे नहीं, मैं एग्जांपल समझाऊंगा। लाइक आपका टॉलेंट टेस्ट आ गया एग्जाम में। टॉलेंट टेस्ट क्या है, आपका एल्डिहाइड के लिए होता है, सबको पता है। और टॉलेंट टेस्ट क्या है, और दूसरा इसका नाम क्या है, सिल्वर मिरर टेस्ट नाम है इसका, ठीक। तो सबसे पहले लिखो टॉलेंट टेस्ट, नेम ऑफ द टेस्ट लिख दिया आपने, ठीक है। और लिखो फॉर एल्डिहाइड लिख दिया। दूसरे टाइम में लिखो रिएजेंट क्या है भाई, रिएजेंट क्या लिखता है आपको पता है, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, AgNO3 लगता है आपको यहाँ पे, सुन लीजिए, ठीक है। ये दिया आप रिएजेंट मेंशन कर दिया। तीसरे स्टेप में आओ, प्रोसीजर क्या है भाई, ठीक है। तो प्रोसीजर में क्या है, RCHO का मतलब जो आपको एल्डिहाइड है उसके साथ उसको मिक्स करो और उसको हीट कर दो, तो ये आपका प्रोसीजर हो गया। इंग्लिश में लिख देना भाई, ये व्हाट्सअप लैंग्वेज में मत लिख देना, ठीक है। और ऑब्जर्वेशन, क्या ऑब्जर्वेशन है, आपने देखा होगा अगर ये पॉजिटिव ऑब्जर्वेशन देता है और नेगेटिव ऑब्जर्वेशन क्या है। पॉजिटिव ऑब्जर्वेशन ये है कि अगर सिल्वर मिरर फॉर्म हो जाती है, मतलब आपके टेस्ट ट्यूब पे एक सिल्वर मिरर की परत जम जाती है, ठीक है। सिल्वर मिरर फॉर्म्स ऑन द मिरर सरफेस ऑफ द टेस्ट ट्यूब, दिस इंडिकेट्स प्रेजेंस ऑफ एन एल्डिहाइड ग्रुप। इसका मतलब है कि उस टेस्ट में एल्डिहाइड, उस टेस्ट ट्यूब में एल्डिहाइड आपका था, ठीक। नेगेटिव क्या है, नो सिल्वर मिरर, अगर सिल्वर मिरर बन ही नहीं रहा, इसका मतलब एल्डिहाइड नहीं था, सिंपल। तो भाई देखो 5 स्टेप में से सबसे पहले टेस्ट का नाम, दूसरे समय रिएजेंट क्या, तीसरे में प्रोसीजर क्या है, चौथे में ऑब्जर्वेशन क्या है, ठीक है। और बस इतना लिख दिया, काफ़ी खत्म आपका। तो ये आपका एक प्रॉपर सीक्वेंस होना चाहिए जब भी टेस्ट से क्वेश्चन कर रहे हो, तो केमिकल टेस्ट करो तो ये इस बात का ध्यान रखना। प्रैक्टिस करके देखो, लुकास टेस्ट की प्रैक्टिस करो, फेलिंग टेस्ट की प्रैक्टिस करो, आयोडोफॉर्म टेस्ट की बार प्रैक्टिस करके देखो यार, ठीक है। ऐसे ही देखो, स्टेप में मेंशन करके देखना, सॉरी, ठीक है। तो ये मैंने कितना 5 टाइप की बात की। और सुनो, फिजिकल प्रॉपर्टीज़, ठीक है। मुझे गारंटी अभी पता है तुमने फिजिकल प्रॉपर्टीज का क्वेश्चन या पढ़ा नहीं होगा आपने क्वेश्चन। मेनली कोचिंग टीचर में फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कोई नहीं पढ़ाता, बहुत बड़ी गलती है। आपके 1 मार्क्स से क्वेश्चन फिजिकल प्रॉपर्टीज नहीं आएंगे। कोई पूछ लेगा आपसे बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर बताओ, वेंडर वॉल का ऑर्डर बताओ, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का ऑर्डर बताओ, पूछ लेंगे, आपको नहीं आता होगा, समझे, नहीं आता होगा आपको। तो भाई मेरे एक बात सुन ले, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टी का 1 शॉट देख यूट्यूब पे, ठीक है। जितने भी एग्जाम्पल दे रखे हैं उनकी प्रैक्टिस कर लें। आपको बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर पूछ लेंगे, आपको वेंडर वॉल का ऑर्डर पूछेंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का ऑर्डर पूछेंगे, भाई आपको नहीं पता होगा। आपको पता होना चाहिए ना, सरफेस बढ़ाने पे बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, ये आपको पता होना चाहिए, समझ रहे हो ना। सरफेस कम करने में बॉइलिंग पॉइंट घट जाता है। अब मैंने क्या बताया ये, ठीक है। तो भाई ये पता होना चाहिए यार, आपको फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़नी है, आपके क्वेश्चन आएंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज़, ठीक है। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज यही है कि आप जब भी कोई ट्रेंड वेंड लिखोगे तो उसको क्या करना है भाई, आप एक बॉक्स में बंद कर देना, प्रॉपर ट्रेंड नहीं देना, एलिमेंट्स के नाम सही से लिख देना, ठीक है। और भाई इसको कंप्लीट कर लो, 1 शॉट वीडियो देख लो फिजिकल प्रॉपर्टीज पे, उसका कंप्लीट कर लो भाई, आने क्वेश्चन आने, ठीक है। अब हमारा लास्ट सेक्शन बढ़ता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, छोटा सा पोर्शन है, 2 चैप्टर आने वाले हैं। किन किन बातों का ध्यान रखना है वो सुनो, ध्यान से सुनना, ठीक है। अभी मिलते हैं। तो चलिए मैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का यूँ ही बता देता हूँ, सुनो, ठीक है। इनऑर्गेनिक में आपके 3 से 4 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहले आपका ट्रेंडिंग वाला क्वेश्चन, लाइक आपका आयनाइजेशन थेरेपी का ऑर्डर क्या है, आपका हीट ऑफ एटोमेशन का ऑर्डर क्या है, या ये आपका एलिमेंट जो डी ब्लॉक का वो कितने वेरिएबल ऑक्सीजन स्टेट शो करता है। ये जितने भी ट्रेंडिंग वाले क्वेश्चंस होते हैं ना भाई, आपको क्या करना है, सबसे पहले आंसर शीट में आपको ट्रेंडिंग वाले का ठीक ठाक ऑर्डर लिख के आना है। ऑर्डर लिखने के बाद उसको एक बॉक्स में आपको बंद कर देना है, ठीक है। ये आपका है कोई भी ट्रेंड वाले क्वेश्चन को एक बढ़िया तरीके से प्रेजेंट करने का एक तरीका, ठीक है। दूसरा आपका आता है रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन, लाइक आपका जो डी ब्लॉक एलिमेंट है ठीक है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, ठीक है। ये आपका रीजनिंग वाला क्वेश्चन आएगा। तो आपको क्या करना भाई, इसको अपने वर्ड में लिख दो, और जिसका मेन आंसर है ना वो जोड़ लिख देना, ठीक है। मेन आंसर उसको लिख के, जैसे आपका आगे वो वाला क्वेश्चन आ गया, डी ब्लॉक में कलर होते हैं, कलर शो करते हैं, तो भाई क्यों करते हैं, डी ट्रांजिशन की वजह से। तो डी ट्रांजिशन है, पोलराइजेशन रीजन है, LMCT प्रिंसिपल है, तो इनको भाई हाईलाइट कर देना, तुम याद करना है। भले आप अंडरस्टैंड लिख दो, लेकिन जब ये जो लिखे हुए स्टेटमेंट के अंदर इसको हाईलाइट करना, एग्जामिनर की पूरी नज़र उसी पे जाएगी, उसी आंसर पे जाएगी, ठीक है। तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये बात का रीजनिंग वाले क्वेश्चन पर बात का ध्यान रखना। आपको कोई डिफरेंस वाला क्वेश्चन आया जैसे एसिनाइड्स और लेंथोनाइड में, तो भाई मैंने बताया टेबल बना के करना है और प्रॉपर अच्छे से आपको क्वेश्चन टाइम करना है, ठीक है। 4th आपका स्ट्रक्चर बेस्ड क्वेश्चन आता है, लाइक आपका स्ट्रक्चर लाइक मैंने K1F4 और K2Cr27 की स्ट्रक्चर आपके बनाने आते हैं। स्ट्रक्चर पेंसिल से बनाना भाई, प्रॉपर उसका हाइब्रिडेशन लिखना,
प्रॉपर उसमें कोई कलर है, कलर शो करते हो कलर लिखना, प्रॉपर आपको उसका ज्योमेट्री लिखनी है, प्रॉपर आपको मेंशन करना है कि कलर क्यों शो हो रहा है। जैसे आप K2CR27 पढ़ते हो तो K2CR4 और K2CR207 दोनों कलर क्यों शो होते हैं, ड्यू टू LMCT प्रिंसिपल। तो आपको मेंशन करना है, हाईलाइटर कर देना उसको, ठीक है। तो स्ट्रक्चर बात तो ध्यान रखना भाई, कोई रेजोनेंस शो कर रहा है तो रेजोनेंस दिखाओ, कितने 6 CRO बॉन्ड होते हैं, आपके 2 CRO बॉन्ड होते हैं, वो भी मेंशन करो। सारी चीज़ें आपको मेंशन करनी है, कोई भी चीज़ें नहीं छोड़नी स्ट्रक्चर बेस्ड क्वेश्चन में। और पेंसिल से बनाना मेरे भाई, ठीक है, पेंसिल से बनाना। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन हो गए स्ट्रक्चर बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। आपका डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन, जैसे आपका CFSC के अंदर आपका डायग्राम है एनर्जी स्प्लिटिंग का, ठीक है। तो आपको कहना भाई पेंसिल से बनाना है यार, जितने भी आपके ऑर्बिटल्स है, बॉक्स है ना डी ऑर्बिटल, उनको पेंसिल से बनाना, इलेक्ट्रॉन की फिलिंग ढंग से करना, ठीक है। ट्रांजिशन करो, ट्रांजिशन एरो ढंग से बनाना, ठीक है। तो भाई ये सब चीज़ों का ध्यान रखना, कौन सा कलर शो हो रहा है, कौन सा कलर शो नहीं है, तो इन छोटी छोटी बातों का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आपका सिस प्लेटिन आता है, आपका एंटी कैंसर एजेंट है, सिस प्लेटिन का स्ट्रक्चर ढंग से बनाना, पेंसिल से बनाना। बस मैं यही चाहना चाहूँ कि आप एकदम प्रॉपर साफ सुथरा बनाएं, ठीक है। बस मैं यही कहना चाहता हूँ, ठीक है, ठीक है। तो ये हो गई मेरी पूरी पेपर प्रेजेंटेशन की वीडियो कि आपको केमिस्ट्री का पेपर कैसे अटैम्प्ट करना है, ठीक है। इससे डिटेल वीडियो आकर यूट्यूब पे कहीं मिल गई पेपर प्रेजेंटेशन की वीडियो, ठीक है। तो अच्छी बात है यार, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। मैं बताऊँ मैंने हर चीज़ को कवर किया है यहाँ पे, ठीक है। आप फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, किन की बातों को ध्यान है, पूरे यूट्यूब पे इतना डिटेल में किसी ने बात नहीं करी होगी, ठीक है। आप खुद भी देख सकते हैं, ठीक है। तो मेरी इन बातों को भाई आपने लकीर मान के चलना और इन बातों का ध्यान रखना। अभी मैं बता रहा हूँ ना, मॉक टेस्ट देने बैठोगे ना, तो इन बातों का मेरा ध्यान रखना, ठीक है। एकदम प्रॉपर टाइम लगा करना प्रैक्टिस, ठीक है। प्रॉपर टाइमिंग लगाना, इन बातों का ध्यान रखना कि मुझे ऐसे चीज़ भैया ने ऐसे बताया था, ऐसे पेपर को टाइम करना है, ठीक है। और देख लो भाई कौन सा सेक्शन तुम्हें पहले करना है, वो तुम्हें आइडिया लग जाएगा। 6 से 7 पेपर सॉल्व करोगे, तुम्हें अपने आप आइडिया हो जाएगा भाई मुझे इस सीक्वेंस में कर रहा हूँ तो मेरे ज़्यादा आउटपुट निकल के आ रहा है, ठीक है। पेपर करने के बाद इन बातों को मेरे ध्यान रखना, ठीक है। ये करके देखना, ठीक है। अभी आप करोगे 3 घंटे में पेपर, क्या पता कंप्लीट ना हो, 4 घंटे में पेपर कंप्लीट हो, तो भाई धीरे धीरे उसको रिड्यूस करके, टाइम को रिड्यूस करके लाओ 3 घंटे तक, ठीक है। उसके बाद और आधा घंटा कम करके लाओ, जिससे आप आधा घंटा जब आपके बचे तो वो वाले क्वेश्चन अटेंड कर सको जो आपको नहीं आ रहे, या पेपर को डिवाइस कर सको। तो ये आपको प्रैक्टिस से आएगा, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इस बात के लिए, ठीक है। बाकी मैं इसी के साथ इस वीडियो से अलविदा लेना चाहूँगा, ठीक है। ऐसे ही मिलेंगे हम कमाल की वीडियो के साथ। हमारे मटेरियल नोट्स आप डाउनलोड कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, नहीं तो आप सीधा लिख दो नेक्स्ट चैनल कहते थे जुन्नू भैया के नाम से भी आपके चैनल आ जाएगा ये बात, ठीक है। और हमारे सारे मटेरियल आपको फ्री अवेलेबल है, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा काम कर रहे हैं, ठीक है। आपके सपोर्ट से काफ़ी अच्छा चैनल चल रहा है, ठीक है। ऐसी प्यार दिखाते रहें। वीडियो को शेयर करना चाहूँगा, ये वीडियो को शेयर करो और एक कॉमेंट जरूर पास कर दो यार प्लीज़, आपसे रिक्वेस्ट है मेरी। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप एक कॉमेंट जरूर पास करो। सब्सक्राइब में मज़ा नहीं आता मुझे, लेकिन आप कमेंट करते हैं ना भाई, एक अलग तरीके की एनर्जी मिलती है, पता नहीं मुझे क्यों, ठीक है। तो आप कमेंट जरूर कर दो, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, ठीक है। ऐसे मिलेंगे कमाल की वीडियो के साथ, ठीक है। और भाई लिखना है, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो स्क्रीनशॉट लो, तो ऐसे मिलेंगे कमाल की वीडियो के साथ। जब तक के लिए ओके बाय, ठीक है। ऑल द बेस्ट यार, पढ़ते रहो मौज मस्ती करते रहो ज़िंदगी भर, ठीक है।